तो ये पाठ्य पुस्तक आपने पहचान लिया, कवर पेज गणित का भाग 2 कक्षा 9वीं। इस पाठ्य पुस्तक में कुल मिलाकर 7 प्रकरण 9 प्रकरण हैं और 9 प्रकरण में से हमारा जो पाठ जो है वह है प्रकरण 7वां निर्देशांक भूमिति। ओके? तो इस पाठ की शुरुआत हमने पहले कर दी थी, उसी को हम आगे बढ़ाएँगे और कुछ नई जानकारियाँ देखेंगे और सीखेंगे। तो निर्देशांक भूमिति की जब बात आएगी तो उसमें संख्या रेखा की बात आएगी और संख्या रेखा की बात जब आएगी तो उसे हम अक्ष नाम देंगे और अक्ष नाम देने की बात आएगी तो उसमें हम 2 तरह के अक्ष का प्रयोग करते हैं। एक है एक्स अक्ष जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरा है वाई अक्ष वाई एक्सिस। सामान्य तौर पर एक्स अक्ष हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है ना? क्षैतिज होता है, आड़ी रेखा होती है और जो वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ा होता है। ओके? तो ये 2 तरह के रेखाएँ जिसे हम अक्ष नाम देते हैं, एक दूसरे के लंब होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके? उस पर बिंदुएँ बनी होती हैं समान दूरी पर और उनके अंक या जिसे हम निर्देशांक कहते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। जो एक्स अक्ष है उसके मूल बिंदु यानी किसी एक बिंदु जिसको हम ज़ीरो निर्देशांक कहेंगे, उसके दाहिनी ओर राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव संख्या लिखी होती है बढ़ते क्रम में और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं घटते क्रम में। ओके? फिर जब हम वाई अक्ष की बात करेंगे तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं लिखी होती हैं और मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं घटते क्रम में लिखी जाती हैं। मूल बिंदु को और अक्ष को हम नाम देंगे तो आड़ी जो रेखा है उसे हम एक्स अक्ष, धनात्मक साइड को एक्स और ऋणात्मक साइड को एक्स डैश लिखते हैं। ठीक उसी तरह वाई अक्ष को धनात्मक साइड जो है वाई और ऋणात्मक ओर जो हम वाई डैश इस तरह से लिखते हैं। मूल बिंदु जो है वो ओ है, वो हमेशा उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर आता है जिसका निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु, आरंभ बिंदु जो भी कह लें हम इसे। और निश्चित है कि जब भी इस तरह से कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर 4 पार्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, आप किसी भी एक पेज या प्लेन को जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे बीच में कहीं भी, तो वो 4 टुकड़े में बँट जाएगा। उसे हम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। तो जो चतुर्थांश अक्ष के निर्देशांक के सभी धनात्मक हैं, तो वो प्रथम चतुर्थांश हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक सब धनात्मक होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं चतुर्थांश यानी वह क्वाड्रेंट यानी चौथाई भाग टुकड़ा जो है वो उसमें एक्स अक्ष निगेटिव है और वाई अक्ष पॉजिटिव है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का जो ये सीक्वेंस है, क्रम है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में हम चलेंगे। तो राइट साइड से शुरू करते हुए ऊपर लेफ्ट में, फिर नीचे राइट में और फिर वापस ऊपर राइट में चलेंगे। घड़ी की ठीक उल्टी दिशा यह होती है। फिर तृतीय चतुर्थांश आप देखेंगे तो दोनों ऋणात्मक है यानी एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक है और चौथे चतुर्थांश में वह दूसरे का अपोजिट है, मतलब यहाँ पर x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। ओके? तो ये किस तरह से निर्देशांक का चिन्ह बदलता है वह चतुर्थांश को देखकर, हम चतुर्थांश में स्थित बिंदु को देखकर बता सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दे आर 4 क्वाड्रेंट्स।
और जब बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो हम दोनों निर्देशांक साथ में लिखते हैं, पहले x फिर y। और पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं। दूसरे में x नेगेटिव है तो माइनस प्लस हो गया। तीसरे में दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो जाएंगे निर्देशांक। और चौथे में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो प्लस माइनस, इस तरह से उसके निर्देशांक इसी स्वरूप में होंगे। मूल बिंदु चूंकि दोनों अक्ष का प्रतिच्छेदन होता है, वहां से शुरुआत 0 ही है तो निर्देशांक 0 0 ही होगा। ये हमने सीख लिया है, जान लिया है। तो O का x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0, इसलिए उस बिंदु का निर्देशांक जो है वो x और y के क्रम में लिखेंगे तो 0 0 होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O is 0 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो हमेशा 0 0 होता है। प्रश्न संग्रह जो कि पेज नंबर 93 पर है, उसमें हमने कुछ बिंदु देखे थे और फिर किस चतुर्थांश में है इसको हमने नोट किया था या बताया था। ओके, जैसे कि पहला बिंदु A है -3 2, तो माइनस है मतलब धन, ये जो x निर्देशांक है वो ऋणात्मक है, मतलब वो लेफ्ट साइड में हो गया, ये पक्का है। और y पॉजिटिव है मतलब वो ऊपर की तरफ हो गया, तो लेफ्ट और ऊपर की तरफ, यानी बाईं और ऊपर में दूसरा चतुर्थांश होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह हमने सारे बिंदुओं को देखे थे और उनके चतुर्थांश को पहचाना था। उसके बाद हमने बिंदु को के जो निर्देशांक है उनके स्ट्रक्चर को, उनकी क्वालिटी को देखकर हमने पहचाना कि वह कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मतलब निर्देशांक का निर्देशांक कैसे है, मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है, यह देखकर हमने चतुर्थांश को पहचाना था। दोनों धनात्मक है तो पहला, दोनों ऋणात्मक है तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा है। x धनात्मक y ऋणात्मक है तो चौथा, और x ऋणात्मक और y धनात्मक है तो दूसरा। ये चतुर्थांश के बिंदुओं का स्वरूप इस तरह से होता है। अब बिंदु को स्थापित करना, अब हमने जो सीखा सब यहाँ पर बिंदु ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने उसको पहचाना कि कौन से क्वाड्रेंट में है अथवा कौन से अक्ष पर या कहाँ पर स्थित है, लोकेशन हमने फाइंड किया उस पॉइंट का, उस बिंदु का। अब यहाँ पर क्या है, हमें बिंदु खुद ही स्थापित करना है। और निर्देशांक पद्धति का मतलब हो गया कि उस एक आलेख होगा, उसमें दोनों अक्ष होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर उसमें हमें बिंदुओं को स्थापित करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ बिंदु दिए गए होंगे, जैसे बिंदु एम, बिंदु एन, बिंदु पी, बिंदु एस, उसके निर्देशांक साथ में दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है, इन सारे बिंदुओं को निर्देशांक पद्धति में बनाना है। ओके, इसका मतलब ये जो काम है। अच्छा, और एक बिंदु है 5 पॉइंट। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, आलेख पेपर पर हम दोनों अक्ष को बनाएंगे। और ध्यान देंगे निर्देशांक पद्धति में जो बनाना होता है, ये अक्ष बनाने होते हैं, वो आलेख पेपर के बीचों बीच बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने एक्स और वाई अक्ष बना दिया और उसमें जो मैक्सिमम नंबर है, संख्या है, निर्देशांक है, वो 7 है। ओके, तो हमें कुछ ऐसी संख्या रेखा बनानी है जिसमें हम कुल मिलाकर समान दूरी पर 7 नंबर तक लिख सकें, 7 अंक तक हम लिख सकें। ओके, और आलेख पेपर में तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता ही है, तो कुछ इस तरह से ही हम बनाने का प्रयास करेंगे।
तो 6, 7 दिख रहा है ना? तो उस हिसाब से हमें बनाना है कि उसमें ये सारे अंक या संख्याएँ आ जाएँ। तो बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमने बना दिया। ज़्यादा हो सकता है, कम बनाएँगे तो फिर स्थापित ही नहीं कर पाएँगे बिंदु को। बिंदु बना देंगे, फिर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ भी क्रम से लिख देंगे, जैसा कि मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। 0 से राइट में 1, 2, 3, 4 इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर की जो रेखाएँ हैं, उस पर इस तरह से हम निर्देशांक लिख लेंगे मार्किंग करके। 7 तक मैंने बना दिया क्योंकि मैंने देखा मुझे जो बिंदु दिया गया है उसमें बड़े से बड़ा अंक जो है वो 7 है। तो 7 को मैंने ध्यान में रखकर मैंने ये सारे अंक लिखे हैं। कौन-सा धनात्मक, कौन-सा ऋणात्मक होगा, कहाँ पर होगा, ये आपको अभी निर्देशांक पद्धति में अच्छे से पता है। तो इस तरह से अभी हमने क्या किया है ये, सभी अंक लिख लिए हैं। अब क्या करना है? बिंदु को देखना है, हमारा बिंदु कौन-सा है। सबसे पहला बिंदु है एम, 5, 6 बराबर? 5 और 6 का मतलब क्या है कि उसका एक्स निर्देशांक जो है 5 है और वाई निर्देशांक जो है वो 6 है। क्लियर? तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं और इसका अर्थ हुआ कि दोनों ये बिंदु जो है वो पहले चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलते हैं। तो एक्स पर 5 हमने देखा, वहाँ पर एक निशान बिंदु है और फिर हमने उस पर एक लंब रेखा डॉट डॉट कर दी है। कहाँ तक की है? वाई तक। वाई पर 6 निशान से हमने फिर वहाँ पर एक लंब रेखा खींची वाई के, वाई अक्ष के। और ये दोनों रेखाएँ जहाँ पर मिलती हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसी को हम नाम देंगे एम। बराबर है? तो एम का एक्स निर्देशांक नीचे 5 है और लेफ्ट में वाई निर्देशांक 6 है। इसलिए इसका इस बिंदु को स्थापित करेंगे लिखकर एम 5, 6 या एम 5, 6। तो हमने स्थापित कर दिया। ये हो गया एक बिंदु का स्थापन। ऐसे ही सारे बिंदुओं जो हैं एन, पी, एस, टी, इनको हमें स्थापित करना है। दूसरा बिंदु देखते हैं। एन -3, -4 दोनों ऋणात्मक हैं। दोनों ऋणात्मक और कहाँ होगा आपको अच्छे से पता है, वो तीसरे चतुर्थांश में आसपास कहीं वो होना चाहिए। तो चलिए एन का -3 एक्स निर्देशांक -3 वो भी हमने देखा, बना दिया। फिर y का -4 वो भी हमने बना दिया लंब रेखा खींचकर। और दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं उस बिंदु को n नाम दे दिया। तो n -3 -4 इस तरह से यह बिंदु भी स्थापित हो गया। तीसरा बिंदु P2 -3, 2 जो है वो धनात्मक पॉजिटिव है जो कि x एक्सिस पर होगा, तो यानी राइट साइड में हो गया ये बिंदु। और y जो है निगेटिव है, मतलब वो नीचे की तरफ होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे चतुर्थांश में ये बिंदु होना चाहिए। 2 कहाँ पर है? पॉजिटिव देख लिया हमने, उस पर लंब रेखा खींची। -3 कहाँ पर है? y अक्ष पर, वो भी हमने देखा, उस पर एक लंब रेखा खींच दी। लंब रेखा का मतलब कि हमारे आलेख में तो रेखाएं खींची होती आड़ी त्रिभुज, बस उसी के ऊपर रखकर हमें ये खींच देना है। दोनों कहाँ पर मिलेंगी? वो हमने बिंदु बना दिया, नाम लिख दिया P2 -3 2 ऋण 3। ऐसे ही चौथा बिंदु है 7, 0, तो 7x मिल गया। और 0 मतलब मूल बिंदु, तो मूल बिंदु और x अक्ष, इसका मतलब हो गया y निर्देशांक 0 है तो वह जो बिंदु है वो कहाँ होगा? वो x अक्ष के ऊपर ही होगा। तो 7 S7 और y निर्देशांक 0 है। T है जो पॉइंट, उसका x निर्देशांक 0 है
y -5 है, तो -5 कहाँ पर है? y अक्ष पर है, नीचे की ओर। यह बन गया। x तो 0 है, मतलब कि वह y अक्ष पर ही वह बिंदु है। तो इस तरह से इस बिंदु का नाम t लिखेंगे, t 0 -5। ओके, तो यह पांचों बिंदु को हमने इस निर्देशांक पद्धति से स्थापित कर लिया इस आलेख में। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 पेज नंबर 98 पर कुछ प्रश्न है। नीचे दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प चुनना है। हमें विकल्प चुनना है। ओके, मतलब ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से हमें किसी एक को चुनना है। पहला, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होता है? याद कीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु मतलब कौन सा बिंदु? वह बिंदु जो एक्स अक्ष पर होगा, मतलब वह आड़ी रेखा पर होगा, तो वह मूल बिंदु से राइट में होगा तो धनात्मक होगा, लेफ्ट में होगा तो ऋणात्मक होगा। ओके, पहला ऑप्शन है ए बी बी टाइप, ओ जीरो बी टाइप, ए जीरो बी टाइप और ए टाइप। एक्स पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप पे होगा? अगर वो एक्स अक्ष पर है तो निश्चित है कि उसका कोई ना कोई एक्स निर्देशांक होगा और वाई निर्देशांक शून्य होगा। ये हमेशा होता है। एक्स अक्ष पर स्थित और कोई भी बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक शून्य होगा। तो हमें ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसका वाई निर्देशांक 0 है। पहले उसको खोजेंगे। तो ए बी सी डी में से सी में हम देखते हैं तो वाई निर्देशांक 0 है, तो ए 0 इस स्वरूप का बिंदु होगा जो कि एक्स अक्ष पर स्थित हो गया। ओके, तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। बी बी ये कहां पर होगा? ये तो पहले चतुर्थांश में होगा, एक्स अक्ष पर नहीं होगा। 0 भी जो है वो वाई अक्ष पर होगा और ए 0 जो है वो एक्स अक्ष पर होगा। तो हमारा ऑप्शन है सी, राइट आंसर। ओके, इसी में हम चौथा प्रश्न ले लेते हैं। बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में होगा? ऑप्शन निश्चित है, यह दिया गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। दोनों नेगेटिव है, आप याद कीजिए, दोनों पॉजिटिव का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों पॉजिटिव पहले में है, तो जो अपोजिट क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, वो है तीसरा, जिसमें दोनों नेगेटिव हैं। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा होगा। तो इसका ऑप्शन भी सी है। देखिए, ऊपर पहले का ऑप्शन भी सी था, तो चौथे का ऑप्शन सी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर ऑप्शन सी ही होता है। ये इस तरह से हमें लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना है। अगला है P -1 1, Q 3 -4, R 1 -1, S -2 -3, T -4 -4 -4 + 4 में से चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं? मतलब ये जो 5 बिंदु हैं, इनमें से कौन सा जो बिंदु या पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। आप चौथे चतुर्थांश को इमेजिन कीजिए, तो वो कहाँ होता है? पहले चतुर्थांश के नीचे। पहले चतुर्थांश के नीचे मतलब उसका एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक जो है धनात्मक है और वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, मतलब प्लस माइनस के स्वरूप में हुआ होगा। ओके, प्लस माइनस। तो आप इसमें से जिस किसी भी बिंदु का निर्देशांक प्लस और माइनस के स्वरूप में है, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और आप ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन यहाँ लिखा गया है, ए ऑप्शन है पी और टी। पी और टी को देख लेते हैं। तो पी और टी
का एक्स तो नेगेटिव है, मतलब ये हो नहीं सकता। बी क्यू आर, क्यू और आर का जो वाई निर्देशांक है वो नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है। ओके, ये ऑप्शन सही लग रहा है। सी केवल एस नहीं, और डी पी तथा आर वो भी नहीं। ओके, एक ऑप्शन हो गया जो है कि ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन हो गया ये भी नहीं है। क्यू आर, तो पी तथा टी नहीं है, क्यू आर। तो ये सही ऑप्शन है बी। तो इस तरह से हमने क्या किया, विकल्प चुना। ओके, तो ये सारी बातें हमने अभी तक सीख ली। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हमने क्या सीखे कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक हमेशा शून्य होता है, याद रख लीजिए इसको, अभी तक याद हो गया होगा। ठीक उसी तरह वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है वो शून्य होता है। वाई अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होगा, तो एक्स 0। दूसरा, यदि बिंदु का निर्देशांक धनात्मक है दोनों, तो पहले चतुर्थांश में होगा। और अगर दोनों निर्देशांक कुछ इस तरह से हैं, ऋण और धन है, तो सेकंड दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर वो दोनों नेगेटिव है निर्देशांक, तो वो तृतीय में होगा, थर्ड में। और अगर एक धन और एक ऋण है, तो वो चौथे में होगा। धन और ऋण, ध्यान रखो, वहां तो गलत लिखा है, वहां लिखा है माइनस प्लस, ये गलत हो गया। सही क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, है ना। एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई ऋणात्मक, तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी जानकारियों को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम अन्य रेखाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि अक्ष से हट कर है। सेकेंड है वाई अक्ष के समांतर रेखा, लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। देन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण का आलेख। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण का आलेख बनाना है। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर तो समीकरण भी आ गया, यानी अलजेब्रा भी आ गया और ज्योमेट्री भी आ गया। इसलिए ये जो निर्देशांक भूमिति है, ये क्या है, ये जियोजेब्रा विभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री भी है और अलजेब्रा है, दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत होता है। तो इन सभी को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हमें आलेख कागज का उपयोग, ग्राफ पेपर का ही यूज करना है। ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, तो हमें ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ पेपर होता क्या है। हालांकि आपने ग्राफ बुक ही लिया होगा, आपका ग्राफ बुक होगा A4 साइज का, उसमें स्पेशल खास बात, कोई भी ग्राफ पेपर हो उसके पेज का कलर या रेखाओं का कलर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सब एक जैसा ही होता है कि प्रत्येक आलेख पेपर पर एक एक सेंटीमीटर पर आड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं। एक एक सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर के उसमें वर्ग बने होते हैं, गहरे डार्क मोड में बने होते हैं, ओके, बोल्ड में। और हर दो एक एक सेंटीमीटर वाली रेखा के बीच में हल्की हल्की एक एक मिलीमीटर के अंतर पर आड़ी और खड़ी रेखाएं खींची होती है, जिसमें से दोनों के ठीक बीच में थोड़ी सी गहरी रेखाएं होती है, जो दोनों के बीच में होती है, यानी 1 सेंटीमीटर के वो बीचों बीच होती है। तो इस तरह से 3 टाइप की उसमें रेखाएं होती हैं, एक हल्की होती है, एक थोड़ी सी गहरी होती है और एक ज़्यादा गहरी होती है। तो 3 टाइप की इसमें रेखाएं होती हैं। जो मोटी गहरी होती हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पर होती है, और जो बारीक एकदम हल्की होती है वो 1-1 मिलीमीटर के अंतर पर होती हैं, और जो थोड़ी सी ज़्यादा गहरी हैं
मतलब 1 सेंटीमीटर से कम और मिलीमीटर से ज़्यादा वाली जो बीच वाली है, वो दोनों गहरी के बीच में होती है। ओके, ये ध्यान में रखना। कलर अलग-अलग हो सकता है, ये देखिए येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, अलग-अलग टाइप के ग्राफ पेपर होते हैं। आपको जो मिल जाए, कोई भी कागज़ मिले, सब एक जैसे ही होता है, केवल कलर का, रंग का फ़र्क होता है, अंतर होता है। तो मैंने भी एक पेपर ले लिया, ग्राफ पेपर ले लिया। अब मैं जो भी रचना करूँगा, कुछ इसी पेपर पर करूँगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा, लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक पद्धति बना लेंगे। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाएँगे, नाम लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे। और चूँकि ये सब रेखाएँ पहले से खींची हुई हैं, तो हमें समान अंतर के बिंदु को खोजना आसान है, यानी हमें पॉइंट बनाना आसान है। हमने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये कुछ पॉइंट बना लिए, राइट साइड में एक्स एक्सिस के और लेफ्ट साइड में भी। ठीक ऐसे ही हमने वाई एक्सिस पर समान दूरी पर वह अंतर हमने लिया और बना लिया। सब अंतर 1-1 सेंटीमीटर का है, इसे देखकर आसानी से पता चल रहा है। यह है मूल बिंदु और ये धनात्मक अंक और इस तरफ ऋणात्मक। Negatives and positive numbers, similarly positive and negative number on y-axis. ओके, तो हमने ये बना दिया, निर्देशांक पद्धति से एक रचना कर दी हमने। अब एक बिंदु ए 5, 4 लिया, और वो कहाँ पर बनेगा हमको अच्छे से पता है कि कैसे बनाना है, स्थापित करना है, हमने कर दिया। 5 एक्स पर 5, वाई पर 4, निर्देशांक को ध्यान में रखकर हमने इस तरह से लंब रेखाएं खींची और बिंदु ए को खोज लिया। चलिए, ए 5, 4 बन गया। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु है बी 2, 4। चलो उसको हम देखते हैं कहाँ बनेगा। 2, ये है 2 और 4। तो हर बार हमें पट्टी से रेखा खींच के बनाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही अब क्योंकि आलेख पेपर है तो हमें वो मिलाने की जरूरत नहीं, लंब खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वो बिंदु आसानी से दिखाई दे रहा है। 2 एक्स निर्देशांक 2, वाई निर्देशांक 4, बी हमने बना दिया। ठीक उसी तरह सी बिंदु है -2, 4। तो एक्स निर्देशांक -2, वाई निर्देशांक 4, धन 4। ये धन 4 और ये -2 हमने देख लिया और बिंदु को बना दिया, नाम लिख दिया सी। गुड। डी भी कुछ इसी तरह से है, -4 +4। तो चलो हम -4 +4 द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। -4x और +4 y निर्देशांक है यहाँ पर, और बिंदु है डी, वो भी बना दिया। ये चारों बिंदु को हम ध्यान से देखें तो वो एक ही रेखा पर स्थित है। हम जोड़ेंगे तो जुड़ जाता है, एक रेखा बन जाती है ना, एक रेखीय है। चारों बिंदु एक रेखीय है। ओके, कोलिनियर पॉइंट्स। बिंदु ए बी सी डी एक रेखीय है। पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये भी बन गया। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो बिंदु ए बी सी डी के जो वाई निर्देशांक हैं वो समान है, 4 है ना। सभी का 4 4 4 4 ही है। वाई निर्देशांक 4 है। तो हमें ये मिला कि ये जो रेखा खींची गई है उसका वाई निर्देशांक कॉमन है, एक ही है। और उस रेखा का नाम अगर हम लिखें रेखा ए डी, चूंकि ए और डी दोनों बिंदु उसी रेखा पर है, तो हम नाम लिख सकते हैं रेखा ए डी। ये एक्स अक्ष के समांतर है।
क्योंकि वो y से x अक्ष के से समान दूरी पर है ना? y निर्देशांक 4 है, मतलब वो x अक्ष से 4 अंक दूरी पर है, इसलिए सभी का y निर्देशांक 4 है। तो रेखा AD जो है x अक्ष के समांतर है। लाइन AD इज पैरेलल टू x एक्सिस। और ये पैरेलल कब होता है? जब कोई एक कोऑर्डिनेट या एक निर्देशांक जो है वो सभी बिंदुओं में समान होता है, कॉमन होता है। अगर वो y निर्देशांक कॉमन है तो x अक्ष के समांतर है। अगर x निर्देशांक कॉमन है तो फिर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, देखेंगे उसे हम। तो अभी हमें मिला रेखा AD जो है x अक्ष के समांतर है और वह 4 से होकर जा रहा है क्योंकि सभी का y निर्देशांक 4 है। तो जब ये रेखा y अक्ष को जिस निर्देशांक पर काट रही है, 4 पर काट रही है, तो इसका समीकरण हो गया। ध्यान दीजिए, किसी रेखा का समीकरण कैसे लिखना है अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे। इस रेखा का समीकरण है y इक्वल टू 4, बराबर, क्योंकि x जो है वो सब अलग अलग है बट y सबका एक ही है। इसलिए इस रेखा का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ द लाइन AD इज y इक्वल टू 4, इस रूप में होगा। तो y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, y इक्वल टू c, कोई भी y इक्वल टू कोई भी नंबर होगा तो सारा ऑल लाइन शुड बी पैरेलल टू x एक्सिस ही आने वाला है। अब जैसे ये रेखा हमने बना दिया एक, इस रेखा को ध्यान से देखो, ये y को कहां पर काट रहा है? इस पर कुछ बिंदु P Q लिख दिया और इस फिर PQ क्यों लिखा? ताकि रेखा का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। और ये y को -2 से काटते हुए जा रहा है। तो रेखा PQ का समीकरण क्या बनेगा? अभी हमने सीखा y को वो -2 पे काट रहा है, तो इसका इक्वेशन या समीकरण बनेगा y इक्वल टू -2, y बराबर ऋण 2। यह इस रेखा PQ का समीकरण बन गया। ओके, चलिए, जो लाल कलर की मैंने एक रेखा खींची है उसका नाम लिख देते हैं। उसका समीकरण आपने बिना नाम के समीकरण तो तुरंत पहचान लिया। y को 5 से काटते हुए जा रही है, तो इसका समीकरण है y इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? ये रेखा, इसका समीकरण y इक्वल टू 3। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो y को जहां से काट रहा है, अभी आलेख पेपर पर वह दशमलव में आ सकता है, मिलीमीटर में आ सकता है। तो ये 2 और 3 के बीच से जा रहा है, मतलब 2.5 -2.5 से ये होके जा रहा है। इसलिए इसका क्वेश्चन है y इक्वल टू -5/2 और -2.5। -2.5 को जब हम इस तरह से लिखेंगे तो यह रेशियो में या अनुपात में भिन्न के रूप में 5/2 ही आएगा। सिमिलरली जो आखिरी रेखा है वह है -5 से होकर जा रहा है, तो इसका समीकरण y इक्वल टू -5। तो सारे आप जो भी समीकरण देख रहे हैं वो सब y इक्वल टू कोई एक नंबर है। इसका मतलब ये जो जितने भी लाइंस है सभी x अक्ष के समांतर ही है। तो ऑल द लाइंस हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू a should be parallel to x axis। तो x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखा होगी उसका समीकरण y इक्वल टू a और y इक्वल टू b फॉर्म में ही होगा, स्वरूप में होता है। ये हमने अभी सीखा इन सभी उदाहरण से, y इक्वल टू b फॉर्म में। ओके, अब ठीक अगला है y अक्ष के समांतर अगर रेखा है तो
इसका क्या मतलब है? ये कुछ बिंदु हैं, उसको हम स्थापित कर लेते हैं। P-4 3 चलो बना लिया। फिर Q-4 0 वो भी हमने बना लिया। S-4 2 -4 और 2 ये भी हमने बना लिया। U-4 and 3 उसको भी हमने बना लिया। इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो यह भी एक रेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो एक रेखा बन रही है जो कि y अक्ष के समांतर है। एक रेखिक है बिंदु P Q S U और इनका x निर्देशांक जो है वो समान है, कॉमन है और यहाँ पर -4 है। तो x निर्देशांक समान होगा किसी भी रेखा का तो फिर वह y अक्ष के समांतर होता है। तो -4 यहाँ पर x निर्देशांक है, उससे वह होकर जा रहा है। सभी उस रेखा पर जितने भी पॉइंट हैं, सभी का x निर्देशांक -4 होगा, तो वो y अक्ष के समांतर है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? x इक्वल टू -4 यानी y अक्ष के समांतर है, मतलब x को काट के जा रहा है। तो समीकरण जो बनेगा वो x इक्वल टू -4 फॉर्म में ही बनेगा। वैसे ये जो रेखा है ये 3 से होकर जा रहा है, तो इसका समीकरण x इक्वल टू 3 फॉर्म में होगा। मान लीजिए रेखा का नाम mn है, तो हम कहेंगे रेखा mn का समीकरण y इक्वल टू नहीं x इक्वल टू 3 होगा। क्लियर हो गया? तो ये रेखा -4 से काट के जा रही है, तो इसका समीकरण x इक्वल टू -4। दूसरी रेखा है ये -2 से होके जा रही है x अक्ष पर, तो x इक्वल टू -2। यह 2 और 3 के बीच से जा रही है, 5/2 यानी 2.5 2.5 और यह 5 से होकर जा रही है, तो x इक्वल टू 5। तो y अक्ष के समांतर स्थित सभी रेखाओं का समीकरण x इक्वल टू a फॉर्म में ही होता है। x इक्वल टू a, x इक्वल टू कोई भी नंबर होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो लाइन है ये y अक्ष के समांतर है, बराबर। अगला है रेखीय समीकरण का आलेख, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। अभी हमने x और y अक्ष समांतर रेखाओं का समीकरण जान लिया। अब हम दूसरी अन्य रेखाएं जो कि किसी अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन वह प्रतल में स्थित है, तो उनका समीकरण कैसे बनता है उसको हम जानेंगे, लेकिन कब? अगले अपने सेशन में, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।